में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारतीय सेना का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर साधा था निशाना, वायुसेना ने किया था नाकाम। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका की खारिज, संभल की जिला अदालत में चलेगा सर्वे पर मुकदमा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए एकजुट, एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जताया भरोसा, कहा बिहार में सीएम पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं खाली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फिर निकले दावे खोखले, बेंगलुरु में बारिश की वजह से जगह जगह भरा लबालब पानी, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, जाम से बेहाल हुए लोग। देश में पहली बार आज से खेलो इंडिया के तहत बीच गेम्स द्वीप में आज से 6 दिन तक चेस स्पर्धा का दिखेगा रोमांच। पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल पर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अमृतसर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए भारत के अभेद सैन्य उपकरणों का डेमो दिखाया। भारतीय सेना ने डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली, L-70 एयर डिफेंस गन समेत भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना के पास पहले ही जानकारी थी कि पाकिस्तान किसी उचित और सटीक टारगेट न होने के कारण सिविल ठिकानों, खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सबसे अहम था। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना ने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त और उपयुक्त एयर डिफेंस उपलब्ध कराया और स्वर्ण मंदिर पर एक आंच भी नहीं आने दी। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। ये बात रक्षा मंत्रालय की ओर से कही गई है। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। विभिन्न एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी ने 9 प्रमुख शिविरों की पुष्टि की, जिन्हें आखिरकार ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था। भारत की जवाबी कार्रवाई सावधानीपूर्वक बनी योजना और खुफिया नेतृत्व वाले दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन न्यूनतम अतिरिक्त क्षति के साथ संचालित हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बल ने जमीन, हवा और समुद्र से कार्रवाई की। इस दौरान भारतीय सेना और नौसेना ने आपसी तालमेल का उम्दा प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले करने में अहम भूमिका निभाई। इसने नूर खान एयरबेस और रहीमयार खान एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर बेहद असरदार हवाई ऑपरेशन किए। वायुसेना का मजबूत हवाई रक्षा वातावरण सीमा पार से जवाबी ड्रोन और यूएवी हमलों के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। साथ ही पिकोरा और OSAAK को एक लेयर्ड डिफेंस ग्रिड में प्रभावी ढंग से तैनात किया गया।
इंडियन एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने एयर एसेट्स के रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को सक्षम बनाया। इससे भारतीय सेना हवाई खतरों को कुशलतापूर्वक बेअसर कर सकी और पूरे संघर्ष के दौरान नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस को बनाए रख सकी। इसके साथ ही भारतीय सेना ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिकाओं में अपनी तैयारी और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायुसेना के साथ मिलकर काम किया, जिसमें कंधे से दागे जाने वाले मैनपैड्स और LLAD गन से लेकर लंबी दूरी की सैम्स तक की कई तरह की प्रणालियां तैनात की गईं। ये इकाइयां पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और घूमते हुए हथियारों का मुकाबला करने में सहायक थी। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय सेना मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रही। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समुद्र में दबदबे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नौसेना ने MiG-29 के लड़ाकू जेट और प्रारंभिक हवाई चेतावनी हेलीकॉप्टरों से लैस अपने कैरियर बैटल ग्रुप CBG को तैनात किया। इसने समुद्री क्षेत्र में खतरों की निरंतर निगरानी और वास्तविक समय पर पहचान सुनिश्चित की। CBG ने एक पावरफुल एयर डिफेंस शील्ड बनाए रखी, जिसने खासकर मकरान तट से दुश्मन की हवाई घुसपैठ को नाकाम किया। नौसेना की उपस्थिति ने एक मजबूत व्यवस्था बनाई और अपने पश्चिमी समुद्र तट पर पाकिस्तानी हवाई हमलों को प्रभावी ढंग से रोका। नौसेना के पायलटों ने 24 घंटे उड़ानें भरी, जिससे इस क्षेत्र में भारत की तत्परता और रणनीतिक पहुंच का प्रदर्शन हुआ। नेवी के समुद्र पर नियंत्रण ने और खतरे के माहौल में एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया। हरियाणा के नूंह जिले से पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने आशंका जताई है कि पकड़े गए जासूस एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो पकड़े गए ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि इसमें कितने आदमी शामिल हो, जो खिलाफ होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेताना शुरू कर दिया है। IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की हैं। साथ ही भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा बताया है। IMF की एक ताज़ा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा या बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। IMF रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बना रखना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा गया है कि अगर आर्थिक सुधार चाहिए तो पारदर्शिता दिखानी होगी। IMF की यह रिपोर्ट 17 मई 2025 को जारी हुई है। भारत ने IMF से कहा था कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की सख्त निगरानी होनी चाहिए, ताकि इन पैसों का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए न हो। भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान IMF से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों को समर्थन देने में कर सकता है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान के चलते दर्ज हुई FIR के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 3 IPS अधिकारियों वाली एक SIT गठित कर रहा है। उनमें एक IG या DGP रैंक का होना चाहिए। ये सभी मध्य प्रदेश से बाहर के होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT हमें रिपोर्ट सौंपे, हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शाह की टिप्पणी विचारहीन और भद्दी है। शाह के वकील ने कहा कि वो माफी मांग चुके हैं और अदालत के सामने दोबारा माफी मांगने को तैयार हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें माफी की जरूरत नहीं है, ये अवमानना का मामला नहीं है, हम इसे कानून के मुताबिक देखेंगे। मामला अदालत में आने की वजह से आप माफी की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय शाह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। हमें यहाँ उनका वीडियो चलाना चाहिए। सशस्त्र बलों के लिए ये एक भावनात्मक समय है और आपको जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का नया पोर्टल लॉन्च किया। पिछले एक दशक में हुई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए मौजूदा कर्मियों को दूर करने और इसके उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया OCI पोर्टल विकसित किया गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मौजूदा सीएम नीतीश कुमार हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी की सोच वाली मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार एक मजबूत एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इसकी सोच एक विकास की सोच मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये पूरा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन बढ़ाना सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए कृषि कल्याण विभाग द्वारा 6 सूत्री रणनीति बनाई गई है, जिसमें कृषि के हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें। और एक बहुत महत्वपूर्ण, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस दिशा में सोचना। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल का उत्पादन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं। हम यहां रुकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की जरूरत भी पूरी करेंगे और दुनिया के कई देशों की भी मदद करेंगे। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई, एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं। लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है, एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है।
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। उत्तर प्रदेश में संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार के GeM पोर्टल ने प्रवेश संबंधी बाधाओं, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। विशेष रूप से छोटे शहरों में हाशिए पे पड़े वर्गों को सशक्त और उन्नत बनाया है ताकि करदाताओं के धन की भारी बचत की गई है। सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में पीयूष गोयल ने अंग्रेजी दैनिक में GeM पोर्टल पर लिखे अपने आलेख को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का एक प्रमुख इंजन बन गया है। GeM पोर्टल ने प्रवेश बाधाओं को समाप्त कर दिया है, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, विशेष रूप से छोटे शहरों में हाशिए पे पड़े वर्गों को सशक्त और उन्नत किया है तथा करदाताओं के पैसे की भारी बचत संभव की है। उन्होंने बताया कि सरकारी ई-मार्केट प्लेस GeM सार्वजनिक खरीद के लिए पारदर्शी, समावेशी और कुशल मंच प्रदान करने में तेजी से विश्व में अग्रणी बनकर उभरा है। उल्लेखनीय है कि 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से GeM पोर्टल पर 13.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर का लेन देन हो चुका है। 2024-25 में इस प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक खरीद बढ़कर रिकॉर्ड 5.43 लाख करोड़ रुपए हो गई। GeM का लक्ष्य लागू वित्त वर्ष में अपने सालाना कारोबार को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए करना है। पीयूष गोयल ने कहा कि GeM ने ईमानदार व्यवसायों को अधिक अवसर दिए हैं, नौकरियां पैदा की हैं और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इस संदर्भ में GeM का महत्व वित्तीय दृष्टि से इसके अभूतपूर्व विकास से कहीं अधिक है। ये प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास मिशन के अनुरूप न्याय संगत विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में भी कार्य करता है। प्रदेश में बेहतर व्यवस्था का दावा करती नजर आ रही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। राजधानी बेंगलुरु में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, गलियां पानी से लबालब हो गई हैं और निचले इलाके भी पानी से तरबतर हो गए हैं। शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने शहर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु शहर में 105.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इससे पहले रविवार को भी बेंगलुरु में बारिश हुई। प्रमुख इलाकों में जलभराव देखा गया। कई घंटे की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया था। सोमवार सुबह फिर बारिश ने शहर के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सिल्क बोर्ड, HRBR लेआउट और बोमनहल्ली इलाके पानी से लबालब हैं। वहीं शहरी इलाकों में भी भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। वाहनों को निकालने में परेशानी हो रही है। कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया है, यहाँ तक कि घरों में भी पानी भरने के मामले सामने आए हैं। जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में खनन और निर्माण उपकरण समिट 2025 का आयोजन किया गया। आयोजन में खनन और निर्माण क्षेत्र से जुड़े CEO और निदेशक ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र के योगदान, देश की विकास रणनीति में हिस्सेदारी, साथ ही उद्योग में 2047 तक देश की भागीदारी और खनन क्षेत्र की क्षमताओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के CEO शांतनु राय, थीसिन ग्रुप इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO विवेक भाटिया, BTL EPC लिमिटेड के रवि टोडी के अलावा जिम्बाब्वे और ब्राजील के एम्बेसडर ने भी हिस्सा लिया। We are talking about going forward mining equipments का क्या डिमांड रहेगा, कैसे रहेगा एंड हाउ आगे जाके इसका ऑटोमेशन का कितना ज़रूरत होगा। सो वही था। एंड सेकंड चीज़ था कि R&D, बिकॉज माइनिंग इक्विपमेंट जैसा आगे बढ़ रहा है तो R&D का ज़रूरत बहुत पड़ेगा। और अब बात तिरंगा यात्रा की।
महाराष्ट्र के धुले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा रैली निकाली गई। सफल केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय सेना की इस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में शहर के ओल्ड आगरा रोड स्थित केंद्रीय महाराज अग्रसेन चौक से महात्मा गांधी प्रतिमा तक 1111 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लेकर यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा रैली में शहर के नागरिक, युवा, विद्यार्थी, पूर्व सैनिक, पुलिस प्रशासन, वरिष्ठ नागरिक सभी शामिल हुए। राजस्थान के अजमेर में भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। ये तिरंगा वाहन रैली व्यावर रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से रवाना होकर केसरगंज, नया बाजार, दरगाह बाजार सहित विभिन्न मार्गों से हुए विजय स्मारक पर पहुंची। तिरंगा वाहन रैली का विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर मुस्लिम समुदाय व खादिमों द्वारा गुलाब के फूलों से वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था, उसके तहत पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज उसी के तहत इस ऐतिहासिक अजमेर शहर में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसमें सभी जाति धर्म सभी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमारी सेना के पराक्रम को धन्यवाद देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो भारत सरकार है, इन सब ने मिलकर जो एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, आज उसकी सफलता के उपलक्ष्य में पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे देश में उत्सव का माहौल है। पाकिस्तान को जो भारत की सेना ने धूल चटाई है, उसके लिए रैली निकाली जा रही है। भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को प्रतीत करते हुए अजमेर की युवाओं में, अजमेर के बुजुर्गों में, अजमेर के बच्चों में वो जोश है। हमारा नेतृत्व करता है आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा प्लानिंग करके और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो पाकिस्तान को जवाब दिया और इतना करारा जवाब दिया कि यहाँ के हमारे वीर जवानों ने वहाँ जाकर के बताया कि हमारा धर्म ये है। पाकिस्तान को जो इंडियन आर्मी ने धूल चटाई है, उसके उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़े और जो हमारे देशभक्ति की भावना है वो सबको तो पाकिस्तान को दिखाई दे कि हम क्या ईट सेट भेज सकते थे। भारतीय सेना के जो पराक्रम दिखाया, भारतीय सेना ने जो शौर्य दिखाया है, आतंकियों को जो धूल चटाने का काम किया है, उसका आज पूरे देश के अंदर परचम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए दुश्मनों को धूल चटाकर उन्हीं के देश के अंदर घुसकर, उन्हीं के क्षेत्र में घुसकर उनको धूल चटाई है, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। भारतीय सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम का अद्वितीय परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की अविस्मरणीय सफलता और मां भारती के वीर जवानों के सम्मान में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। हाथों में तिरंगा थामे लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। एनसीसी कैडेट, समाज सेवियों ने तिरंगा यात्रा के जरिए भारत के वीर सपूतों के शौर्य को सलाम किया। ये तिरंगा रैली जोधपुर के जालौर गेट से शुरू होकर घंटाघर पहुंची। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की सीमा पर खड़े हर प्रहरी के पीछे 140 करोड़ देशवासियों की ताकत खड़ी है, पूरा समाज खड़ा है। समाज के आह्वान पर लोग अपने सारे भेद विभेद भुला करके सभी तरह की राजनीतिक दूरियों को पाट करके अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये देश के, प्रदेश के लोगों का, जोधपुर के लोगों का जोश इस बात का परिचायक है कि देश की सेना ने निश्चित रूप से आम नागरिक के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। देश के नेतृत्व को और देश की सेना को हृदयपूर्वक आभार, अभिनंदन। उत्तराखंड में घुसपैठियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने देहरादून में अवैध रूप से रह रहे कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों में 4 पुरुष, 1 महिला और 4 बच्चे शामिल हैं। इनके साथ ही पुलिस ने इनकी मदद कर रहे एक भारतीय महिला और एक नाबालिग बच्चे को भी पकड़ा है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में कुछ बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने एक संयुक्त टीम गठित करके बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस ने पोस्ट ऑफिस रोड लेन नंबर 11 से बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनके पास पासपोर्ट या वीजा नहीं था। हालांकि एक बांग्लादेशी के पास बिहार और पश्चिम बंगाल के 2 अवैध आधार कार्ड मिले हैं। एक भारतीय महिला को षड्यंत्र के तहत बांग्लादेशी नागरिकों की सहायता करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है।
थाना क्षेत्र में वहां पर एक टीम को सत्यापन के लिए भेजा गया था, जहां पर कुछ संदिग्ध लोग पाए गए। उसके बाद जब उनकी सर्च वहां पर की गई तो इसमें 2 बांग्लादेशी आईडी मिली थी और साथ ही साथ इसमें 2 इंडियन फेक आधार कार्ड भी मिला था। समस्त पूछताछ में इसमें अब तक 6 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें 5 लोग इसमें बांग्लादेश के दिवासपुर के रहने वाले हैं, जो विभिन्न समयों में बॉर्डर क्रॉस करके अन्यत्र रहते हुए देहरादून पहुंचे थे और कुछ समय से यहाँ पर निवासरत थे। इसमें जो पूछताछ से पता चला कि इसमें 2 एजेंट थे, नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम जो है, जिनके द्वारा इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया और इनको यहाँ पर लाया गया था। अभी इसमें ज्वाइंट इंट्रोगेशन की टीम फॉर्म कर दी गई थी, उनके द्वारा भी काफ़ी सारी जानकारी इसमें ली गई है, जिसमें आगे हमारी टीम इसमें काम कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड की राजधानी हेग में रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि हेग में रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ वार्ता के दौरान विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। सभी विशेषज्ञों के साथ इस बात पर चर्चा हुई कि बहुध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता के युग में भारत, नीदरलैंड और यूरोपीय संघ आपसी संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।